हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कुलदीप जैन ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, हम डेली बेसिस पर सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आज की इस वीडियो में हम 29 दिसंबर 2022 के पेपर 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये 30 क्वेश्चन होंगे सीडीपी के। आप ये मत समझना कि पेपर 1 का क्वेश्चन है तो पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। दोनों का सिलेबस सेम होता है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। दोनों में एक सा सिलेबस होता है और एक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही पैटर्न के पूछे जाते हैं। तो यदि आप पेपर 1 से बिलोंग करते हैं या पेपर 2 से बिलोंग करते हैं तो आप दोनों ही पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। आपको दोनों ही पेपर बेनिफिशियल होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज की इस वीडियो को देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सीडीपी से और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम डेली बेसिस पर 30 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? Which of the following is an example of gross motor skills? तो फ्रेंड्स, गत्यात्मक कौशल क्या कहलाते हैं? आपके शारीरिक कौशल से संबंधित होते हैं। आपका शरीर जिसमें इस्तेमाल होता है वह गत्यात्मक कौशल कहलाता है। लेकिन आपको अधिक मेहनत से कोई काम करना पड़ता है तो वह कहलाता है स्थूल गत्यात्मक कौशल। जैसे आप दौड़ लगा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, ये सभी चीजें आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स के उदाहरण होते हैं। तो इसमें से ग्रॉस मोटर स्किल्स को देखना है तो आप ऑप्शन पढ़ेंगे। चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, तो पेन पकड़ना आपका गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है लेकिन स्थूल गत्यात्मक कौशल का नहीं है। कागज को आड़ा टेढ़ा या जिग जैग तरीके से काटना, यह भी आपके गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है लेकिन स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण नहीं है। वैसे ही धागे में माला पिरोना, यह भी आपका नहीं होगा। खम्मे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना, किकिंग फुटबॉल टूवर्ड्स पोल, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपकी मेहनत अधिक लग रही है, शरीर के अधिक से अधिक पार्ट इसमें लग रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल को लात से धकेलना, किकिंग फुटबॉल टूवर्ड्स पोल, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड्स फ्रॉम ब्लैंक टू ब्लैंक, बच्चों का विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है। तो हमने देखा था फ्रेंड्स पिछली वीडियो में भी कि बच्चे का विकास सबसे पहले तो केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है ना। समीप दूरस्थ सिद्धांत कहलाता है विकास का, जिसमें शरीर के किसी भी आंतरिक अंगों का विकास या शरीर के केंद्र में विकास पहले होगा, फिर बाहर की ओर विकास विकसित होगा। तो ये आपका कहलाता है केंद्र से, पहले केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन को समझ लेते हैं। पैर से सिर तक, तो ये उल्टा लिखा है, पहले सिर का विकास होता है फिर होता है पैर का विकास। ऐसे ही यहाँ पे विशिष्ट से सामान्य, तो पहले सामान्य विकास होता है फिर होता है विशिष्ट। ठीक है, ये उल्टे लिखे हैं। ये भी आपका रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, पहले सरल होता है फिर जटिल। तो हमारे क्वेश्चन का बेसिकली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केंद्र से पहले विकास होता है फिर बाहर की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, कथन और कारक से आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिलेंगे, चाहे आप पेपर 1 को दे रहे हैं चाहे पेपर 2 को दे रहे हैं। अगर दोनों में अपीयर हो रहे हैं तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि सीडीपी का सिलेबस तो लगभग दोनों में सेम ही होने वाला है। तो अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे, एक कथन दिया है और कारक दिया है, आपको बताना है कि कौन से सही हैं और कौन से सही नहीं है। बच्चों का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उनके माता पिता द्वारा होता है, तो ये बिल्कुल सही है। आपने कल की वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें हमने बताया था कि बच्चों के जो सामाजिकरण की शुरुआत होती है उनके माता पिता से होती है, उनके परिवार से होती है। और जो परिवार है और जो उनके माता पिता हैं, यह पहली संस्था होती है सामाजिकरण की बच्चों के लिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा।
परिवार बच्चों के समाजीकरण का प्रथम कारक है। तो ये यहाँ पे रीजन भी सही दिया है कि जो प्राथमिक कारक है समाजीकरण का वह क्या होता है, उसकी फैमिली। तो कथन अभिकथन भी सही है और उसका कारण भी सही है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा सही। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछा है जीन पियाजे के अनुसार 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को कौन सी अवधारणा सिखानी चाहिए। ऑप्शन ए संरक्षण, ऑप्शन बी अनुक्रमता, ऑप्शन सी सांकेतिक प्रतिनिधिकरण और ऑप्शन डी तार्किक अनुप्रयोग। तो जब बच्चा 3 से 6 साल तक का बच्चा है तो उसको आप सांकेतिक प्रतिनिधिकरण के द्वारा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा उसको बेहद प्रभावी ढंग से सिखा सकते हैं। आप बच्चे को कोई संकेत दिखाएंगे तो बच्चा बताएगा, जैसे आपने इस तरीके से संकेत बना दिया तो बच्चे को पता है कि कहाँ पर जाना है, राइट साइड जाना है। इस साइड का संकेत बना दिया तो बच्चा समझेगा कि लेफ्ट साइड जाना है। ठीक है, आपको इस तरीके से बताया है तो ये यू टर्न, तो ये सिंबॉलिक तरीके से आप उसको सिखा सकते हैं ज्यादा प्रभावी ढंग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांकेतिक प्रतिनिधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन का गुण बच्चों में आ जाता है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज कैन मोस्ट चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज थिंग्स ऑब्जेक्ट्स इनटू कैटेगरीज। आपको पता है कि मान लो आपने यहाँ पे कोई सब्जी रखी है 2-3 प्रकार की, फल रखे हैं 2-3 प्रकार के, तो बच्चे और इनको आप मिक्स कर देते हैं तो बच्चे सब्जी को अलग कर सकते हैं, फल को अलग कर सकते हैं। या फिर आपने कोई कंचे रखे हैं, है ना, या ताश के पत्ते रखे हैं, तो आप देखते हैं कि बच्चे काले रंग के ताश के पत्ते अलग रख देते हैं, लाल कलर के अलग रख सकते हैं। तो ये उनमें क्लासिफिकेशन का गुण आ जाता है। कौन सी अवस्था में उनमें क्लासिफिकेशन का गुण मिलेगा? सेंसरी मोटर, तो इसमें बच्चा इतना नहीं सीख पाता है। संवेदी गामक अवस्था में बच्चा ये सब नहीं सीख पाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चे क्या होते हैं, चीजों को समझना शुरू करते हैं लेकिन उनको कैटेगराइज नहीं करते, तो ये गलत हो जाएगा। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब होगा कि बच्चों को आप कोई भी वस्तु देंगे तो उनको देख पाएगा, उनमें क्लासिफिकेशन भी कर पाएगा। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में केवल बच्चे इनको समझ सकते हैं, उनको क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो अवस्था है, जो स्टेज है, इसमें बच्चे क्लासिफिकेशन का गुण आ जाता है, उनको कैटेगरी में बांटने वाला गुण मिल जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें अमूर्त गुण आ जाते हैं, वह बच्चा अमूर्त तरीके से सोच सकता है। फॉर्मल ऑपरेशन जो अवस्था है, इसमें अमूर्त तरीके से बच्चा सीख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। ब्लैंक वॉज यूज्ड बाय जीन पियाजे टू डिस्क्राइब कॉग्निटिव मेंटल कंसेप्ट। तो मेंटल कंसेप्ट या फिर मानसिक अवधारणाओं को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मैंने बोला आपसे पान, है ना, तो आपकी जो माइंड है, आपका जो मस्तिष्क है, उसमें पान की इमेज आ गई होगी। मैंने आपसे बोला लाल कलर, तो लाल कलर की इमेज आपके पास आ गई होगी। आपसे बोला फोन, मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेन, इन सब की इमेज आपके माइंड में सेट है। मतलब एक तरीके से आपके माइंड में क्या है, उसका स्कीमा, एक तरीके से उसकी तस्वीर, उसका चित्र आपके मन में सेट है। तो इस तरीके से जो मानसिक अवधारणाएं होती हैं हमारी, या फिर मेंटल कंसेप्ट होते हैं, उनको बोला जाता है स्कीमा, जिसको पियाजे ने स्कीमा नाम दिया है मानसिक कंसेप्ट को। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कीमा का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया था। तो
मानसिक अवधारणाओं के लिए जीन पियाजे ने एक नाम दिया था जिसका नाम है स्कीमा, इसको स्कीम भी कुछ लोग बोल देते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम सब्जेक्ट वाइज भी वीडियोस आपके सामने जल्द ही लेके आने वाले हैं, जिसमें हम मैथ्स, आपका ईबीएस, इन सब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसा को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? रजनी was judge her friends' actions based on tit for tat mentally. As per Lawrence Kohlberg's theory, at which level of cognitive moral development is she at present? ऑप्शन ए परंपरागत या फिर कन्वेंशनल, ऑप्शन बी पूर्व परंपरागत प्री कन्वेंशनल, ऑप्शन सी उत्तर परंपरागत पोस्ट कन्वेंशनल, और ऑप्शन डी औपचारिक परंपरागत या फॉर्मल कन्वेंशनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह अभी प्री कन्वेंशनल स्टेज में है, पूर्व परंपरागत स्तर पर वह अभी है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान कर सकते हैं? तो यदि आपने मेरी 2 से 3 वीडियो देखी होंगी पिछली, तो उसमें हम हर एक वीडियो में पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। पार्ट बेसिकली क्या होता है? स्कैफोल्डिंग, इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्कैफोल्डिंग, साइकोलॉजी की भाषा में बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग बेसिकली क्या होता है? जैसे आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो जब आपका कोई पेरेंट्स है या फिर कोई आपका भाई है तो साइकिल को थोड़ा सा सहारा देता है जिससे आप उसको आगे चलाना सीख पाए, आपको गिरने से बचाता है। तो बेसिकली काम तो बच्चा कर रहा है, आप चलाना तो सीख रहे हैं, आप मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन कोई और उसमें थोड़ा सा सहारा बन के आ जाता है तो उसको बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। इसी तरीके से आपकी जो शैक्षिक गतिविधियां हैं या फिर जो शिक्षण शास्त्र है, उसमें एक टीचर जब बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण एक कक्षा में कर रहा है और वही अपने ज्ञान के निर्माण के दौरान कहीं पर भी अटक जाता है, तो शिक्षक उसको थोड़ा सा हिंट करके उसको उस संकट से बचाते हैं, तो उसको बोला जाता है स्कैफोल्डिंग, उस सहारे को बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। तो अब इसका आंसर आपके लिए आसानी से दे सकते हैं कि when student face difficulty in solving a given problem, a teacher should scaffold student by, किस तरीके से उसका सहायता कर सकती है? उनमें असफलता का भय पैदा करके। तो अगर आप उसमें असफलता का भय पैदा करेंगे तो उसके जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो प्रदर्शन है, उसमें कमी आएगी, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, जी हाँ, आप बच्चों को आधा अधूरा सॉल्व कराया क्वेश्चन देंगे तो बच्चा क्या करेगा, उसके आगे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। प्रेजेंटिंग हाफ सॉल्व्ड क्वेश्चन टू देम, तो ये इसका आंसर सही है। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं कि वो क्यों सही नहीं है। प्रश्न के कुछ विकर्षण जोड़कर, एडिंग डिस्ट्रैक्टर्स टू द गिविंग प्रॉब्लम्स, तो विकर्षण जोड़ करके क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिल पाएगा। उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करना, हम प्रोत्साहित करते हैं, उनको डिस्करेज नहीं करते, उसको करेजिंग करते हैं, तो ये इसका भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म चुनिए। तो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा सांस्कृतिक उपकरण का सिद्धांत दिया गया था, तो हमें पहला ही सही मिल गया कि लेव वाइगोत्स्की के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है? अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम प्रमोट्स ब्लैंक, ज्ञान सृजन की चाह को, जी हाँ, ज्ञान की चाह को क्या करेगी? प्रमोट करेगी।
अर्ज फॉर नॉलेज कंस्ट्रक्शन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बल्कि बाकी ऑप्शन को भी देखेंगे। विद्यार्थी में परस्पर विमुखता का भाव, विमुखता का भाव हम उनमें पैदा नहीं होने देंगे, इससे क्या होगा, कंपटीशन की भावना बढ़ेगी। सामाजिक संदर्भों से अलगाव, अलगाव क्यों करवाएंगे हम, डिस्कनेक्ट क्यों करवाएंगे, अगर वह समाज से कटके रहेगा तो सामाजिकरण उसका नहीं हो पाएगा। विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, इससे क्या होगा, रूट मेमोराइजेशन को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, तो ये भी विकल्प इसका कट जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान सृजन की चाह के द्वारा जो प्रगतिशील कक्षा है वह बच्चों में या विद्यार्थियों में ज्ञान को सृजन करने की चाह को पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है। तो जो मधुलिका है वह नृत्य भी कर सकती है और योग कला भी अच्छे से कर सकती है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार हमें बताना है कि उसमें कौन सी बुद्धि की प्रचुर मात्रा है या फिर बुद्धि उच्च स्तरीय है। तो उसमें अंतर वैयक्तिक बुद्धि, तो ये नहीं होगा। अंतर वैयक्तिक बुद्धि, ये भी नहीं होगा। शारीरिक गति संवेदी बुद्धि उसके अंदर है। बॉडीली काइनेस्थेटिक जो क्या बोल सकते हैं इंटेलिजेंस है उसके अंदर है। म्यूजिकल या शास्त्रीय इंटेलिजेंस उसके अंदर, संगीतात्मक इंटेलिजेंस का ये उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम या फिर इसको बोल सकते हैं डाउट व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है, यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है। During a question answer session, a teacher is giving more opportunities to boys for asking their doubts and questions. This directly represent, तो इसके द्वारा किसको बढ़ावा मिलेगा फ्रेंड्स, जेंडर पक्षपात, जेंडर बायसेस को इसके द्वारा बढ़ावा मिलेगा, जेंडर पक्षपात को बढ़ावा मिलेगा। तो ये ऐसा शिक्षक को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब भी हम इसमें देखते हैं तो लड़का और लड़की को एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं। समावेशी शिक्षा के अंदर एनसीएफ 2005 के अंदर हम क्या करते हैं, बच्चों में लड़के और लड़कियों में भेद नहीं करते हैं, उनको एक ही दृष्टि से देखा जाता है। नेक्स्ट, अधिगम दर में व्यक्तिगत भिन्नताएं किसका परिणाम होती हैं। आप कोई चीज सीखते हैं तो कोई बच्चा किसी चीज को एक बार में समझ लेता है, कोई 2 बार में समझ सकता है, कोई 3 बार में समझ सकता है। ये कहलाता है अधिगम दर भिन्नता। तो इसका क्या कारण हो सकता है, अनुवांशिकता, जी हाँ ये कारण हो सकता है। केवल लिखा है तो केवल अनुवांशिक नहीं, उसके साथ पर्यावरण भी कारण होते हैं। इसका मतलब अनुवांशिक व पर्यावरण दोनों कारण से उसकी अधिगम दर क्या होती है, लर्निंग रेट प्रभावित होती है। अगर वह अच्छी अनुवांशिकता से मतलब उसका पारिवारिक जो भूमिका रही है उसके अंदर, तो उसमें सीखने की दर उससे भी प्रभावित होगी और उस कौन से वह पर्यावरण में है, कौन से एनवायरनमेंट में वह उसका पालन पोषण हो रहा है, ये दोनों चीजें उसके अधिगम रेट को, अधिगम दर को क्या करेंगी, प्रभावित करती हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। Which of the following is correct in the context of assessment? आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए। जो आपका असेसमेंट है वह मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के द्वारा किया जाना चाहिए। तो सभी के लिए आप एक ही पैमाने से मापेंगे तो उसका सही आकलन निकल के नहीं आएगा, ये इसका गलत हो जाएगा। फिर है फॉर्मेटिव असेसमेंट अकर्स ओनली एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आपका रचनात्मक आकलन है वह बीच बीच में भी होता है। फिर है मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को निष्पादन
तुलना का समान स्तर मानकर इस्तेमाल करें। तो समान स्तर मान के इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है, तो ये बिल्कुल सही है। विद्यार्थी अपने आप को आकलित करता है कि मुझ में किस चीज की कमी है, किस चीज के द्वारा हम अपने परफॉर्मेंस को, अपने प्रदर्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। असेसमेंट फॉर लर्निंग इन्वॉल्व्स सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट ऑल्सो, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये सारी चीजें आपको पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरीके की और वीडियो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए किसका आपको चयन करना चाहिए? ऑप्शन ए, खुले अंत वाले प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल हो, तो बिल्कुल हाँ। अगर आप कहाँ, कैसे, ये सारे क्वेश्चन मतलब हाउ से बनने वाले प्रश्न उनसे पूछेंगे कि आप किस तरीके से इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, तो जिससे बच्चा हर एक दिशा में उसको सोचेगा, डाइवर्ट थिंकिंग उसकी होगी। तो ये इसका सही आंसर हो सकता है। और भी ऑप्शन को देखेंगे, वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या नहीं में है, तो इसमें उनका कोई एफर्ट नहीं लगेगा, उनका कोई इसमें एक्स्ट्रा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, तो ये इसका गलत हो जाएगा। एक शब्द में जवाब देने के लिए तो ये वह याद कर लेगा, तो उसमें कोई रचनात्मकता बढ़ने वाली नहीं है। वे प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यास्मरण शामिल है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। खुले अंत वाले प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप पानी का बचाव कैसे कर सकते हैं, आप पानी को प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं, आप अपने वायु को प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, बच्चे अलग अलग तरीके से उसमें सोचना आरंभ करेंगे। इसका मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स ब्लैंक, समावेशी कक्षा में किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन ए, मानकीकृत पाठ्यचर्या, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, तो अभी हम देख के आए हैं कि हम स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम को नहीं रखेंगे, बच्चों की जरूरतों के हिसाब से हम अपने करिकुलम को सेट करेंगे, अपनी पाठ्यचर्या बनाएंगे। फिर रूढ़िवादिताओं को बढ़ावा देना, प्रोमोट्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िवादियों को बढ़ावा हम देने की बात नहीं करते हैं, इसको खत्म करने की बात कही गई है। अगम्य इमारती ढांचा, इनएक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इससे क्या होगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। फिर आता है विविधता को स्वीकृति, कंसीडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप अपनी कक्षा में डाइवर्सिटी को शामिल करेंगे, आप अपनी कक्षा में विविधता को शामिल करेंगे, हर प्रकार से उनका विकास करने की कोशिश करेंगे, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स, फिर से कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया। ऐसे आपको एक या दो क्वेश्चन मिलते ही हैं। सुविधा वंचित समूहों से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। आप बच्चे की पृष्ठभूमि को जानेंगे, बच्चे कहाँ से आते हैं, उनके माता पिता की क्या स्थिति है, क्या किस पृष्ठभूमि से वो बिलोंग करते हैं, तो हमें उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना बिल्कुल जरूरी है, तभी हम बच्चों के विकास में प्रभावी ढंग से शामिल हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, मतलब आपका कथन बिल्कुल सही है। इसका जो कारण है वह देखेंगे, पाठ्यचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए, तो हमें औसत विद्यार्थी को नहीं, हमें प्रत्येक विद्यार्थी को, हर एक विद्यार्थी को ध्यान में रख करके हमें क्या करनी चाहिए, अपनी पाठ्यचर्या की अभिकल्पना करनी चाहिए, अपनी पाठ्यचर्या को बनाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया इज अ ब्लैंक डिसेबिलिटी, तो हमने डिसेबिलिटी को पढ़ रखा है। डिसेबिलिटी कहलाती है आपका पठन विकार, आपका अधिगम विकार, आपका लिखने वाला विकार, है ना।
तो इसको हम एक बार रिपीट करे देते हैं। तो लिखते नहीं बनता, कोई शब्द बनाने में उसको परेशानी होती है, बी को डी बनाता है, डी को बी बनाता है, तो ये कहलाता है आपका डिस्ग्राफिया। और यदि पढ़ने में कोई समस्या होती है, बी को डी पढ़ रहा है, डी को बी पढ़ रहा है, तो ये कहलाता है आपका डिसलेक्सिया, मतलब पठन विकार कह सकते हैं इसको, है ना। तो ये आपके विकार से संबंधित ये हैं। तो आपसे पूछा है पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता का उदाहरण है, तो किस प्रकार की विकलांगता का उदाहरण हो जाएगा फ्रेंड्स, वह हो जाएगा आपका स्पेसिफिक लर्निंग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अधिगम विशिष्ट का यह क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है। बाधित संप्रेषण, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बच्चा अपने में ही खोया रहता है तो उसको दूसरों से संप्रेषण करने में, उसको दूसरों से बातचीत करने में एक झिझक होगी, उसको शर्म आएगी, तो ये सही हो जाएगा। अगर अपने आप में वह स्वलीन है तो क्या हो जाएगा, उसका जो संप्रेषण है उसका एक तरीके से इंटरेक्शन दूसरों से कट जाएगा। तो ये ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में विभिन्न योग्यता वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। The needs of learners of different abilities in a class can be catered by ऑप्शन ए श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, ऑप्शन बी मानकीकृत निर्देश देकर। तो मानकीकृत निर्देश देकर, स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन देकर आप क्या करेंगे, बच्चों को अलग थलग कर देंगे। बच्चे एक साथ सभी बच्चे एक ही निर्देश का पालन कैसे कर सकते हैं। केवल सामान्य विद्यार्थियों की आवश्यकता को संबोधित करके, तो सामान्य विद्यार्थी को नहीं, हम इंक्लूसिव एजुकेशन में, इंक्लूसिव क्लासरूम में हम क्या करते हैं, सभी की जरूरतों का ख्याल रखते हैं। विभिन्न आवश्यकता वाले विद्यार्थियों व शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके तो हम किसी को इग्नोर भी नहीं कर सकते, ये ऑप्शन भी कट जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गिविंग टास्क ऑफ ग्रेडेड डिफिकल्टी, धीरे धीरे उनमें कठिनाई का स्तर बढ़ाएंगे, पहले सामान्य फिर विशिष्ट शिक्षा उनको देने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को खालिस्तान रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए संदर्भ से हटकर, तो संदर्भ से हटकर कैसे आप उसको अर्थपूर्ण मानेंगे, अप्रासंगिक इसको भी कैसे आप अर्थपूर्ण मान सकते हैं। बहुत ही अमूर्त, आप बहुत ही अमूर्त मतलब अमूर्त चीजों का प्रयोग ज्यादा करेंगे तो बच्चा एकदम से नहीं सीख पाएगा। आप संयोजित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, मतलब आप कहीं पर उदाहरण लेंगे, कहीं पर बिना उदाहरण के समझाएंगे, कहीं पर परिभाषा से समझाएंगे, कहीं पर निगमन विधि से बताएंगे, कहीं पर आगमन विधि से बताएंगे। मतलब आपके जो पठन है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए आप संयोजित तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थी में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत करना चाहिए, तो अगर आप उनको अस्वीकृत करेंगे तो आगे से बच्चा आपसे प्रश्न पूछने में या फिर उन चीजों को समझने में उनको कठिनाई होगी। इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए, तो बिल्कुल विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए कि उनको इस प्रकार की भ्रांतियां क्यों हो रही हैं, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उस चीज को हमें जानना चाहिए। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ कराने के निर्देश देना, फिर से रोट मेमोराइज को बढ़ावा देगा, तो ये भी इसका आंसर गलत हो जाएगा। नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करते हुए, फिर से आप नकारात्मक पुनर्बलन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षार्थियों के सीखने के लिए तत्परता, तो बिल्कुल सही है ये। आपको विद्यार्थियों में तत्परता
को समझते हुए किस चीज में वह सीखने में सक्षम है, किस चीज में वह तत्पर है, तो उसको ही सिखाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, किस पृष्ठभूमि से बच्चा बिलोंग करता है, उसकी संस्कृति क्या है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियां, कौन अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग विधियों का उपयोग करके सीखते हैं, तो ये भी सही आंसर इसका हो जाएगा। इसका मतलब तीनों जो आपको व्यू दिए हैं, तीनों पॉइंट दिए हैं, ये सही है। और ऑप्शन 4 में ये तीनों पॉइंट दिखते हैं, तो इस प्रकार ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। वह खालिस्तान को बढ़ावा देना चाहता है। जब आप किसी बच्चे को अन्वेषण या फिर खोज, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के ज्ञान का निर्माण करना चाहते हैं, उनमें समझ बनाना चाहते हैं, तो एक तरीके से यह वैज्ञानिक तर्क का उदाहरण है और तार्किक चिंतन का उदाहरण हो जाएगा। तो कंठस्थीकरण का उपयोग आप यहाँ पे नहीं करेंगे, अनुकरण का भी उपयोग यहाँ पे नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक तर्क और तार्किक चिंतन को आप वहां पे बढ़ावा देना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है? Which of the following methods adopted by teachers underestimates active role of student in learning process? ऑप्शन ए व्याख्यान, ऑप्शन बी पूछताछ, ऑप्शन सी चर्चाएं और ऑप्शन डी खोज। तो कौन सी विधि आपकी कम महत्व देना चाहिए? तो आपको अगर बच्चा पूछते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उसको इंक्वायरी करने में बच्चा क्या करेगा, एक दूसरे से पूछेगा तो उसके ज्ञान का निर्माण स्वतः हो जाएगा। बच्चे टीचर से या फिर अपने सहपाठी से डिस्कशन करेंगे तब भी उनके ज्ञान का निर्माण हो जाएगा, तो इसको भी हमें बढ़ावा देना चाहिए। खोज और अन्वेषण, बच्चे अपने आप से किसी चीज का आंसर खोजते हैं तो इससे भी उनके ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। तो हमें लेक्चर की इसमें कम भूमिका दिखाई देती है, व्याख्यान की कम भूमिका दिखाई देती है। इसमें क्या होगा, जो शिक्षक है वह एक्टिव रहेगा, लेकिन जो बच्चा है वह पैसिव हो जाएगा, बच्चा इसमें इनएक्टिव हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्याख्यान। हमें व्याख्यान या लेक्चर को कम महत्व देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, फिर से कथन और कारक का क्वेश्चन, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है इस प्रकार का, तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इनको समझना ज्यादा जरूरी है। आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर बच्चा अपने आप से प्रेरित होगा, अपने आप से सेल्फ मोटिवेटेड होगा, तो उसको कोई भी चीज सीखने में, कोई भी चीज करने में क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी, जिससे वह प्रभावी तरीके से सीख पाएगा। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, मतलब अभी का कथन तो बिल्कुल सही है। अब कारण की बात कर लेते हैं। शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थी को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। मतलब कथन आपका सही दिया है, उसका जो तर्क है वह गलत दिया है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्स एलिमिनेशन ऑफ ब्लैंक। किसको हम अलग कर सकते हैं? कार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्स्डनेस। तो आप किसी चीज को स्थिर कर देंगे तो कैसे उसका विकास आगे बढ़ पाएगा, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा कि कार्यात्मक स्थिरता को हम अलग करेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे। बाकी ऑप्शन को देखेंगे, अपसारी चिंतन, फिर वही बात डाइवर्टिव थिंकिंग। डाइवर्टिव थिंकिंग को तो हम अपने उसमें समावेशी शिक्षा में रखते हैं, अपने क्लासरूम में रखते हैं, अपने पाठ्यचर्या में इसको शामिल करते हैं, क्योंकि बच्चे इसी के जरिए अपने चिंतन को क्या कर सकते हैं, अपने चिंतन का विस्तार कर सकते हैं। फिर फोकस्ड अटेंशन या ध्यान केंद्रित करके ये भी आपको प्रभावशाली समस्या समाधान में मदद करेगा। सादृश्य मूलक चिंतन,
एनोलॉजिकल थिंकिंग, ये भी आपके इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्या करेगा, एक तरीके से सहायता करेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये क्या करना चाहिए, हमें एलिमिनेट करना चाहिए। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयास द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचार दशा किस स्थिति को जन्म देती है? अधिगम असहायता तो बिल्कुल हो सकता है। मस्तिष्क सुघट्यता, ये इसको सोच सकते हैं, लेकिन उसमें दिमाग तो है, लेकिन वह कमी मानता है कि उसमें प्रयासों की कमी है। उच्च स्तरीय स्व आत्मस्था, ये भी गलत हो जाएगा, और संबद्धता का भाव, ये भी गलत हो जाएगा। अधिगम असहायता है ना, लर्निंग हेल्पलेसनेस उसके अंदर है। अगर उसको कोई एक तरीके से स्कैफोल्ड करे तो वह अपनी जो क्या बोल सकते हैं, अपनी विचारधारा को बदल सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो कंसेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ वे विच विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता पैदा करें। तो सफलता के प्रति चिंता पैदा करने से वह सीख थोड़ी पाएगा, वह केवल उसमें सोचता रहेगा। ओवर थिंकिंग इसमें उसकी हो सकती है। उसके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें। जी हाँ, एक्टिवेट्स देयर प्रीवियस नॉलेज एंड स्कीमास, उसको पुराने ज्ञान, उसकी जो पूर्व ज्ञान है उसके आगे उसमें विकास करने के लिए उसको मौका दिया जाए। तो ये इसका आंसर सही होगा। और भी ऑप्शन को देखेंगे, उन्हें अप्रासंगिक देने से क्या होगा, इररिलेवेंट चीजें देने से कुछ भी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। केवल उच्चतर अधिगम योग्यता वाले विद्यार्थियों की मदद करें, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोषणात्मक ज्ञान जो है वह किसी घटना के घटित होने की प्रतिक्रिया की व्याख्या करता है, तो ये गलत हो जाएगा। युक्तियों के प्रयोग के बारे में समझ की व्याख्या करेगा, ये भी गलत हो जाएगा। मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानता है, तो ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि घोषणात्मक ज्ञान है वह मेनली क्या करता है, ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स, जो ये हमने सीडीपी के 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, आपको पसंद आए होंगे। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2। तो आई होप ये सारी चीजें आपको पसंद आएंगी। अगर आपको पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैथ्स, ईबीएस और साइंस, इनके सारे क्वेश्चन पेडागोजी सहित आपको आगे की वीडियोस में मिलेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आपको पसंद आती हैं चीजें तो आप चैनल लाइक कर सकते हैं, और किस चीज की कमी है, किस चीज को हम ऐड कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपसे जल्दी मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।